आज मैं निकला हूँ खुद को जानने के सफर पर। एंजॉय योरसेल्फ। थैंक्स ऑलवेज। मैं अमेरिका के एक अनदेखे हिस्से को एक्सप्लोर करने जा रहा हूँ। क्या एलियन सच में एग्जिस्ट करते हैं? हाँ। मुझे तलाश है जिंदगी बदल देने वाले एक्सपीरियंसेस की। अपने कंधे को इसके थोड़ा और पास ले जाइए। ओह माय गॉड, ये वो जगह है जहाँ अच्छा खाना मिलना भी एक सपना हुआ करता था। अमेजिंग फूड। अब इससे अच्छा भला और क्या होगा। हम शुरुआत करेंगे ओल्ड हॉलीवुड के गुजरे जमाने की याद दिलाने वाले शहर पाम स्प्रिंग से। आजकल ये डिश कोई भी नहीं बनाता। और चखेंगे लास वेगस में आज का जापानीज फ्लेवर। आई एम नॉट किडिंग, ये अमेरिका के मेरे टॉप 10 फेवरेट रेस्टोरेंट्स में से एक है। इस रोड ट्रिप से मैं खुद में बदलाव की उम्मीद कर रहा हूँ। कहते हैं रेगिस्तान हम पर अपना असर जरूर छोड़ता है। मैं यहाँ से जाना नहीं चाहूंगा। हालांकि यहाँ पर सिर्फ पानी ही मिलता है, बट स्टिल आई लव दिस प्लेस। मैं हूँ एंड्रू ज़ेमन और ये है बिज़ार फूड्स। पाम स्प्रिंग से लेकर लास वेगस तक का ये शानदार सफर कई जाने माने लोग तय कर चुके हैं, जैसे हंटर एस थॉम्पसन से लेकर जैक कैरुएक और रैट पैक तक। मोहावे डेजर्ट से गुजरता ये रास्ता काफी डेंजरस है। इसकी शुरुआत और आखिर में जगमगाते शहर बसे हुए हैं और लोग इन शहरों में एक ही वजह से जाते हैं, अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में बदलाव लाने और अपनी जिंदगी को एक नया आयाम देने। डेजर्ट का ये हिस्सा अमेरिका का वो छुपा हुआ कोना है जहाँ पर अजीब व गरीब लोग और उससे भी अजीब कम्युनिटीज बसी हुई हैं। और मैं आपको बता दूं, ये सब देश के इसी हिस्से में मिलेगा। ये सफर हमें अमेरिका के एक ऐसे अनदेखे रास्ते पर ले जाएगा जहाँ ट्रैवलर्स या तो किसी चीज से भागते हुए पहुँचते हैं या जानने की इच्छा लेकर कि वो असल में है कौन। कोई भी सफर हमें कुछ बदलाव जरूर लाता है, और ये बिल्कुल वैसा ही सफर है जिसकी शुरुआत हम कुछ और बनकर करते हैं, लेकिन सफर पूरा होने तक हम कुछ और बनकर उभरते हैं। और ऊपर से हमें वेगस जाने को भी मिलेगा, और वेगस जाना किसे पसंद नहीं है। खुद को जानने का ये मेरा 420 किलोमीटर का सफर ऐसे शहर से शुरू हो रहा है जो ओल्ड हॉलीवुड के फेमस लोगों के लिए दुनिया से छिपने और पार्टी करने के लिए जाना जाता था। पाम स्प्रिंग्स, मैरिलन मोनरो, एल्विस प्रेस्ली, बॉब होप, टिना शोर और फ्रैंक सिनाट्रा उन कुछ सेलिब्रिटीज में से थे जिनका यहाँ घर हुआ करता था हॉलीवुड के नजारे को निहारता हुआ। इन सेलिब्रिटीज को लॉस एंजलिस से 2 घंटे की दूरी पर रहना होता था ताकि अगर कोई जरूरत पड़े या फिर उन्हें काम के सिलसिले में स्टूडियो बुलाया जाए तो आराम से पहुंच सके। अंधेरा होने के साथ ही मेरा आज का सफर पाम स्प्रिंग्स में खत्म होता है और अब मैं जा रहा हूँ मेलबर्न। आपका ये रेस्टोरेंट कुछ गिने चुने रेस्टोरेंट्स में से एक है जो हमेशा से मेरी लिस्ट पर रहा है और मैं जहाँ विजिट करना चाहता था, और आज मेरा वो सपना पूरा हो गया। ये फेमस सपर क्लब एक वक्त पर सिनाट्रा और उनकी जैसी अनगिनत बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज का ठिकाना हुआ करता था। अगर आपको ओल्ड हॉलीवुड की याद ताजा करनी है तो यहाँ आइए। यहाँ के 2 वेटर्स जो उनको सर्व करते थे वो आज भी यहाँ है, ब्रायन एलिस और बॉबी और मैंने इस रेस्टोरेंट में 42 साल साथ काम किया है, यानी 4 दशक। काफी लंबा समय होता है ना। सारे स्टार्स आते थे, रिचर्ड बर्टन, लिज टेलर, डायना शोर, पीटर लॉफर्ड, फ्रैंक सिनाट्रा। मैंने पहली नौकरी 1954 में की, तब मैं चीची क्लब में था। वो नाइट क्लब वेगस जैसा बनाया गया था। वहाँ पर जो शख्स हमको ट्रेन कर रहा था उसने कहा, पता है आज स्टेज पर कौन है? मैंने कहा नहीं, नैट किंग कोल। मैंने ठान लिया कि अब इस शहर से कहीं नहीं जाऊंगा। 50 और 60 के दशक के हॉलीवुड के कुछ सबसे फेमस सितारों को यूरोपियन स्टाइल की ये डिशेस पसंद थी। उस जमाने में ये डिशेस हर रेस्टोरेंट के मेन्यू पर सबसे ऊपर रहती थी, लेकिन आज ये सिर्फ गुजरे जमाने के भूले बिसरे खाने और उनकी यादें बनकर रह गई हैं। अब ये आसानी से कहीं नहीं मिलते। ब्रायन और बॉबी आज भी उन्हें बिल्कुल उसी तरह से बनाकर सर्व करते हैं। मैं एक बात कहना चाहूंगा, आपके इस हाथ को फ्रैंक सिनाट्रा ने छुआ था ना, मैं इस हाथ को एक बार चूमना चाहूंगा। थैंक यू सो मच। मेलविन्स उन गिने चुने पुराने रेस्टोरेंट्स में से एक है जो आज भी उस जमाने की शानदार डिशेस सर्व करता है, और वो भी बिल्कुल उसी अनोखे अंदाज में। अब यहाँ आग भड़केगी। स्पिनच सैलड विद अ वार्म बेकन विनेग्रेट में सिर्फ स्पिनच, ब्राउन शुगर, विनेगर, बेकन और तेल होता है। बॉबी, आई जस्ट लव दिस। फ्रैंक को ये सैलड बहुत पसंद था ना? इस सैलड का जादू तभी दिखता है जब इसे एकदम सही तरीके से बनाया जाए। अब देखना, आई एम रेडी। यह है इसे बनाने का तरीका, मुझसे बेहतर किसी को नहीं आता। sure. पालक को अगर आपने 1 सेकंड ज्यादा पकाया तो वो पक जाएगी, और 1 सेकंड कम रखा तो वो कच्ची रह जाएगी। इसे एकदम सही समय पर पकाने से ही इसका वो सबसे अलग और मुंह में पानी लाने वाला फ्लेवर मिलता है। इसे ही तो कहते हैं क्लासिक डाइनिंग। लेट मी टेल यू, अगर आप इसे दूसरे रेस्टोरेंट में बनाने की कोशिश करेंगे तो वो टेस्ट नहीं आएगा जो इनके हाथों से आता है।
बहुत साल पहले रेस्टोरेंट्स में कई डिशेस टेबल के किनारे खड़े होकर ही तैयार की जाती थी और उनको तैयार करने वाले कुक्स हमेशा अपने काम में माहिर होते थे। वो अपने काम को स्टाइल में करना बखूबी जानते थे। जेम्स डीन का फेवरेट था स्टेक डायन, जो शिकार की रोमन गॉडेस के नाम पर रखी गई एक डिश थी। वाह, स्टेक डायन! अब तो ये डिश कोई नहीं बनाता ना। यॉ के नर्म मेडालियंस लिए जाते हैं और उन्हें पैन में बटर, शैलोट्स, मस्टर्ड, पार्सले और काफी सारा पेपर डालकर सेयर करते हैं। आपको याद रहता है कब क्या डालना है? मुझसे पूछा। फिक्र मत मैं कीजिए, आंखें बंद ये करके इसे बिल्कुल बना- सही बना कर देंगे। ये 60 साल से इस बिजनेस में हैं और इन्हें बखूबी पता चल जाता है कि स्टेक रेडी हो चुका है या नहीं। ए वोयला, और इन्हें ये भी पता है कि सबको चौंका देने वाली फिनिश कैसे देनी है। वेल, नो डाउट यू आर अ मास्टर। मैं ऑडियंस को एक मजेदार बात बता दूं। ये प्लेट पर सजाने के बाद इसके ऊपर एक सीक्रेट सॉस डालते हैं जिसके बारे में सिर्फ डॉन रिकल्स और हेनी यंगमैन ही बता सकते हैं। मुझे बहुत पसंद है वोयला। मैंने ऐसी शानदार ढंग से सजी प्लेट न जाने कब से नहीं देखी। हैसलबैक पोटैटोस, पी पॉड्स, कैरेट्स, रोस्टेड मशरूम्स और गर्मा गर्म टमाटर ब्लू चीज के साथ। ये बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही लाजवाब डिश है और इसके लिए बहुत ही अच्छा और सॉफ्ट मीट ये इस्तेमाल करते हैं और इसमें डले हुए एक इंग्रेडिएंट का स्वाद जो है वो अलग से आ रहा है और इस खास सॉस में बहुत सारा लेमन जूस डाला गया है। इट्स ब्यूटीफुल। अगर कहीं इन्होंने ये रेस्टोरेंट बंद कर दिया तो ये डाइनिंग एक्सपीरियंस भी दम तोड़ देगा। एल्विस भी आए थे ना यहाँ पर? हाँ, जब उन्होंने अपना 70th मिलियन रिकॉर्ड बेचा था तो उन्होंने मुझे एक लाइटर दिया था। मैं तब जिलीज पर फ्रैंक सिनाट्रा के लिए काम कर रहा था। आप अभी एयरपोर्ट जाइए, प्लेन पकड़िए और जल्दी से पाम स्प्रिंग आ जाइए क्योंकि मेलविन्स का लजीज खाना यहाँ पर आपका इंतजार कर रहा है। ओल्ड हॉलीवुड की जगमगाती दुनिया की एक झलक देखने और बेहद शानदार मील खाने के बाद अब समय है थोड़े हाथ पैर चलाने का। पाम स्प्रिंग्स अपने गोल्फ कोर्सेज और मजेदार एक्टिविटीज के लिए जाना जाता है। यहाँ पर रिटायर हो चुके लोग, ट्रैवलर्स, हिपस्टर्स, आर्टिस्ट्स और यहाँ तक कि फिलिपिनो इमिग्रेंट्स भी आते जाते रहते हैं और आज ये सब पिकल बॉल के मजे ले रहे हैं। ट्रस्ट मी, आपको देखकर मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है। डरने की जरूरत नहीं है। रॉन श्मेक 85 साल के हैं। रॉन ने 5 साल पहले इस स्पोर्ट में कदम रखा और आज वो सीनियर पिकल बॉल के वर्ल्ड चैंपियन बन चुके हैं और गोल्ड मेडल हासिल कर चुके हैं। ऐसी उम्र में जब कोई इतना नाम कमा रहा हो तो आप भी उससे इंस्पायर जरूर होते हैं। आपने पहले कभी ये गेम खेला है? कुछ पता है? एक्चुअली मैं ये गेम 3 बार खेल चुका हूँ। आज का ये मुकाबला 2016 यूएसए ओपन पिकल बॉल चैंपियन मॉर्गन एवंस और फिलीपीन से आए प्रो गोल्फर रह चुके नोएल हैवियर के बीच होगा। लीजिए, आप सब लोग तो प्रोफेशनल एथलीट्स हैं, बट आप मुझे रोक नहीं पाएंगे। हाँ, थोड़ा प्रेशर जरूर डाल सकते हैं मुझ पर। तो फिर चलिए, शर्त लग गई। आज मैं ये जान पाया कि ज्यादा एक्टिव ना रहने वाला इंसान भी बड़े आराम से किसी भी स्पोर्ट में नाम कमा सकता है। मैंने कहा था मजा आपसे। सिखा दिया। बहुत अच्छा जा रहे हैं आप। वाह, नाइस शॉट। यहाँ पर बात जीत या हार की नहीं है बल्कि उन लोगों के जज्बे की है जिन्होंने इस तरह के खेल में रिलैक्सेशन और अपनी ग्रोथ देखी। मैं बस नेट से थोड़ा ही ऊपर गया था। आप किचन तक पहुंच गए थे। बट इस खेल का पहला पॉइंट तो हम ही ने स्कोर किया है। कोई बात नहीं, अग्री खेल तो करते भी हैं ना? बाकी है। नेट के सामने वाले जोन को किचन कहा जाता है जहाँ खिलाड़ी बॉल ही नहीं कर सकते। लेट मी टेल यू दैट मैं किसी भी किचन में जा सकता हूँ, कोई रोक नहीं सकता। सही कहा, that's हाँ, right. बिल्कुल, कोई नहीं रोक सकता आपको। अभी आप देखेंगे पिकल बॉल में इतना जबरदस्त कमबैक किसी ने नहीं किया होगा। मुझ जैसे पार्टनर के साथ रॉन भी कुछ नहीं कर सकते। गुड बहुत गेम। अच्छे, सबने बहुत अच्छा खेला। क्या बात है। Good game. मजा सो आ मच गया। फन। यू नो, यहाँ सबसे खराब खिलाड़ी मैं ही था बट आप लोगों को देखकर बहुत कुछ सीखा। वेल डन बड़ी। Thank you. इस जीत का मजा दुगना हो गया क्योंकि नोएल की फ्रेंड सुजेट माराम्बा ने हमें कुछ बहुत ही बेहतरीन फिलिपिनो डिशेस अपने हाथों से सर्व करके खिलाई। मैं आपको देखकर ही बता सकता हूँ कि ये आपको अपनी किचन में छेड़छाड़ पसंद नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। और ये डिशेस देखकर मैं समझ गया हूँ कि आप खाना बनाने में काफी इतनी माहिर भी भी नहीं हैं। हूँ। फिलिपिनो फूड एशियन क्विजीन्स में सबसे कम जाना जाने वाला और अजीबोगरीब ढंग से बना अनोखा खाना होता है। फिलिपिनो फूड के फ्लेवर्स एकदम अलग होते हैं। ये बहुत ही स्पाइसी और फैटी खाना बनाते हैं क्योंकि यहाँ 500 साल तक स्पेनिश लोगों का कब्जा रहा और इसीलिए खाना बनाने की टेक्निक जो है वो थोड़ी वेस्टर्न है। और इस खाने को खाकर बहुत ही शानदार एहसास होता है और इसकी हर लेयर में आपको अलग अलग कल्चर्स दिखाई देते हैं। जैसे कि कारे कारे, ये धीरे धीरे पकाया गया स्ट्यू है जिसमें ऑक्सटेल, ट्राइप और सब्जियों को पीनट बटर और ओकियोटे से गाढ़ी की गई सॉस में पकाया जाता है। ओकियोटे एक साउथ अमेरिकन मसाला है जो स्पेनिश लोग फिलीपींस लाए थे। एक्सक्यूज मी, क्या कर रही हैं आप? आप सारे अच्छे वाले पार्ट सुन रही हैं ना? हाँ, बिल्कुल। चॉइस अच्छी है आपकी। ये कारे कारे पीनट बटर से बनी गाढ़ी सॉस होती है जो बहुत अच्छी है और इस टाइप को एकदम सही ढंग से पकाया गया। दिस इज जस्ट टू गुड। सीसिक एक ट्रेडिशनल डिश है जो पिग ऑफल और पिग हेड से बना होता है। इसे क्रिस्प बनाने के लिए कटी मिर्ची और प्याज डालकर विनेगर से सीजन किया जाता है और इस पर आप कैलामांसी भी निचोड़ सकते हैं।
असल में ये फेस और स्नाउट के कटे हुए टुकड़े होते हैं, लेकिन इसका टेक्सचर बहुत खास है। इसमें आपको क्रिस्पी और फैटी फ्लेवर्स मिलते हैं और ये आपके मुंह में मेल्ट हो जाते हैं। और इसका जो कैलामंजी जूस है वो लाइम और ऑरेंज के खट्टेपन और मीठे फ्लेवर के बीच का टेस्ट है। हाँ, वैसे आपकी और मेरी प्लेट में ऑलमोस्ट सेम ही पार्ट्स दिख रहे हैं, बस मैंने कैलामंजी ज्यादा लिया। अच्छी बात है। यहाँ टेबल पर एक से बढ़कर एक मजेदार खाना है। ये है लेमन ग्रास और टैमरिंड ग्रिल्ड चिकन का जबरदस्त कॉम्बिनेशन। बेहतरीन ढंग से सीजन बारबेक्यू पोर्क स्क्यूअर्स और लेमन ग्रास और मसालों से स्टफ्ड पोर्क बेली, जो है एक फेमस फिलिपिनो लेचॉन का शानदार वर्जन। ये बाहर से काफी क्रिस्पी और क्रंची है, लेकिन अंदर से एकदम मॉइस्ट है। एंड आई एम गेसिंग आप भी यही लेने वाली थी, है ना? इसके अलावा यहाँ पर मेरा फेवरेट डिनिग्वान भी है, जो बेसिकली ब्लड और कोकोनट विनेगर में सीजन पोर्क पार्ट्स हैं। उसे चॉकलेट मीट कहा जाता है। हाँ, ऐसा लग रहा है इसमें चॉकलेट डाली गई है। अलग है, बिल्कुल अलग है। हाँ, दिस इज सो गुड। और इसमें हल्की सी स्वीट टार्टनेस है। लेट मी टेल यू, आपके आसपास दुनिया की बेस्ट चीजें मिलती हैं। बेटा, आपके पेरेंट्स ने ये बताया इस मीट में क्या है? उन्होंने नहीं बताया। उन्होंने आपको बोला होगा ये चॉकलेट मीट है। फिलीपींस में हर बच्चे के साथ यही होता है, भले ही आप यहाँ आकर क्यों ना बस जाएं। इट्स दैट गुड, राइट? कोई भी नहीं सोच सकता कि यहाँ शांति और आजादी की तलाश में आए लोगों की नई पीढ़ियों ने खाने और स्पोर्ट्स के लिए अपने प्यार को अलग अलग कल्चर्स की नींव पर टिका दिया है। Me out to play pickleball. Take me out to the courts. Buy me a paddle and wiffle ball. Don't run backwards or you may fall. All right, good going, Andrew. पाम स्प्रिंग्स को पीछे छोड़कर मैं निकल पड़ा हूँ सबसे मजेदार डिनर की ओर, जो मैंने कई सालों से नहीं खाया। आई हैव टू एडमिट, ये दुनिया का सबसे बढ़िया टोफू बनाते हैं। मैं तो अपने लिए पिज्जा मंगवाऊंगा। उसके बाद हम जाएंगे एलियंस के बनाए अनोखे चेंबर में, जो अपनी आवाजों के लिए जाना जाता है। उस आवाज को सुनकर आप बिल्कुल रिलैक्स्ड फील करते हो। I learned a long time ago that reality was much weirder than anyone's imagination. Hunter S. Thompson. पाम स्प्रिंग से लास वेगस जाने वाला ये रास्ता बहुत ही बड़े और सूखे रेगिस्तान से होकर गुजरता है। टूरिस्ट जल्द से जल्द यहाँ से गुजरकर अपनी डेस्टिनेशन पर पहुँचना चाहते हैं। यहाँ पर कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इस रास्ते पर ही रुक गए और अपने उस हिस्से को हासिल करने की कोशिश में लग गए जिसकी उन्हें तलाश थी। और आपको ऐसे ही लोग यहाँ पर पायनियर टाउन में भी मिलेंगे। पाम स्प्रिंग से 48 किलोमीटर नॉर्थ में मूवी के लिए बना शहर का ये सेट 1946 में इन्वेस्टर्स के एक ग्रुप ने बसाया था, जिसमें रॉय रॉजर्स और जीन ऑट्री भी शामिल हैं। उनका मकसद काउबॉय मूवीज के दीवानों के लिए ऐसी जबरदस्त जगह बनाना था जहां ओल्ड वेस्ट की याद दिलाई जा सके। पैपी और हैरियट का फेमस बारबेक्यू रेस्टोरेंट और म्यूजिक वेन्यू इसी शहर में है और यहाँ हाल ही में एक मोटेल भी रिस्टोर किया गया है। बहुत ही खूबसूरत जगह है। हाँ, वो तो है। माइक फ्रेंच ने 2015 में ये पायनियर टाउन मोटेल खरीदा था। हम ओल्ड हॉलीवुड लेगेसी को आगे ले जाने का सिर्फ एक मौका चाहते थे और ये लोग इसे एक मशहूर डेस्टिनेशन बनाना चाहते थे, पर अफसोस ऐसा नहीं हो पाया। पर अब ये जगह फेमस होती जा रही है। 5 साल पहले पायनियर टाउन को सब भुला चुके थे और ये यहीं वीराने में बर्बाद हो रहा था। मैं पहली बार किसी ऐसे इंसान से बात कर रहा हूँ जो पूरे एक शहर का मालिक है। आधे शहर का। आधे शहर का, ठीक है, लेकिन ये अच्छा वाला आधा हिस्सा। बिल्कुल सही। क्रिस्टी एंडरसन यहाँ इस शहर को एक नई जिंदगी देने आ पहुँचे। आपके दिमाग में क्या चल रहा था जब आपने इसे खरीदने का फैसला किया? लोग अक्सर कहते थे कि मुझे इसे खरीद लेना चाहिए, इस जगह का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि इस जगह की हालत बहुत खराब थी और इसलिए हम दोबारा इसे सेटल करने की कोशिश में लगे हैं। और मुझे और मेरे हस्बैंड को इस तरह का काम बहुत पसंद है और ये जगह इसके लिए एकदम सही थी, तो इस तरह हम काम पर लग गए। पायनियर टाउन को टूरिस्ट्स के बीच फेमस डेस्टिनेशन बनाना जीन ऑट्री का सपना रहा है और अब 70 साल बाद उनके विजन को कोई सच कर रहा है। यहाँ पर टूरिस्ट का आना काफी बढ़ गया है। बहुत अच्छी बात है। वीकेंड्स पर हम यहाँ गन फाइट सेट लगाते हैं। अमेजिंग। और मुझे लग रहा है कि यहाँ किसी भी वक्त गन फाइट हो सकती है। इस रेगिस्तान में एलए हिपस्टर्स और कुछ और लोग कुछ दिन या पूरी जिंदगी बिताने के इरादे से यहाँ आते हैं। आप बहुत ही शांत और खुश दिख रही हैं। ये उसकी वजह से जो आप यहाँ पर कर रही हैं? ये जगह बहुत अच्छी है, कोई स्ट्रेस नहीं है, काफी रिलैक्स्ड रहती हूँ। आई एम सो जेलस। यू नो, मैं यहाँ पर शांति की तलाश में आया हूँ और वो चीज मुझे आप में दिखाई दे रही है। ये अच्छी बात है। वैसे ब्रेकफास्ट के लिए कोई अच्छी जगह है? लाकोपेन। पायनियर टाउन से 24 किलोमीटर उत्तर पूर्व में हाईवे के किनारे सुनसान इलाके में सिंगर सॉन्ग राइटर क्लेयर वर्ड्सवर्थ और शेफ निकी हिल ने 2015 में लाकोपीन खोला था। हम फिलाडेल्फिया में मिले थे और यहाँ एलए आ गए। हम यहाँ अर्थ डे के लिए आए थे, पहली बार सिर्फ यहाँ चेक करने आए थे और फिर अगले हफ्ते हमने काम शुरू किया। हम एक रेस्टोरेंट खरीद कर यहाँ बसने की कोशिश में लगे थे। इस रेस्टोरेंट में आने वाली सबसे पहली शख्स पायनियर टाउन में रहने वाली बुटीक होटल ओनर सुजैन बर्नेट थी।
आप यहाँ अक्सर आती हैं? मैं यहाँ आकर इतना फूड ऑर्डर करती हूँ कि सबको लगता है मैंने सबके लिए ऑर्डर किया है। ला कोपीन शहरों से आए लोगों का पसंदीदा ठिकाना है, जहाँ इन्हें जबरदस्त नेचुरल मेड डिशेस मिलती हैं, वो भी जिन्हें बहुत पैशन से बनाया जाता है। आपकी फेवरेट डिश कौन सी है यहाँ? मुझे लाविश लवाश पसंद है। स्मोक एंड हैश, ये बहुत अच्छा है। हमारा एक स्पेशल सैलड भी होता है, ये है ला कोपीन की किंग सैमन और ये दुनिया की बेस्ट सैमन्स में से एक है। हम इसे यहीं स्मोक करते हैं और हमारे मेन्यू में बहुत सारी डिशेस हैं। बहुत अच्छे बेनियाज बनाते हैं। शेफ निकी ने काफी एम्बिशियस मेन्यू बनाया है। इसे यहाँ रेगिस्तान के बीचों बीच सर्व करना आसान नहीं है, इसलिए यहाँ कुकिंग सोच समझ कर की जाती है। यहाँ रहने के लिए काफी हिम्मत चाहिए। यहाँ ज्यादा चीजें नहीं मिल पाती हैं। कोई भी बाहर की चीजें होंगी तो रेगिस्तान उसे खुद आपसे छीन लेगा। और मुझे लगता है रेगिस्तान रहने के लिए सबसे अच्छी जगह है। मुझे ऐसा लगता है कि जिन लोगों को अपनी असली पहचान की तलाश है, उनके लिए ऐसी जगहों में आकर रहना खुद को ग्रो करने का एक अच्छा मौका है। ये सच है, आप झुटला नहीं सकते हैं। जिनको यहाँ वो नजर आ जाता है, जैसे क्लेयर और निकी को नजर आया, मेरे लिए ये जादुई जगह है। इनफैक्ट मुझे भी इसी चीज की तलाश है, कोई ऐसी जगह पर जाना हो जो हमारी आजादी और असल में हम जो हैं उसे रिप्रेजेंट करती हो। वाओ, दिस लुक्स गुड। तो ये है अबनेज़। इनको गर्मा गर्म खाना सही रहेगा ना? इनसे अच्छा शायद ही कुछ और होता होगा। इसके डो को बहुत अच्छे से फ्राई किया गया और टेस्ट तो वाकई कमाल है। शेफ निकी की दूसरी सभी डिशेस भी इतनी ही अच्छी हैं, जैसे कि स्मोक्ड सैमन सैलेड। इसको परफेक्टली कुक्ड पोच्ड एग और फ्राइड केपर से सजाया गया है। जैसे मैंने सैलेड देखा तो सबसे पहले मेरी नजर फ्राइड केपर्स पर पड़ी और इनका टेक्सचर और फ्लेवर जो है ना, वो सैलेड को बहुत ही जबरदस्त बना रहा है। ये टेस्ट को और बढ़ा रहा है। इनफैक्ट इसमें हर इंग्रेडिएंट का फ्लेवर आ रहा है। आपका फूड बहुत टेस्टी है और आपने ज्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं किया इसके साथ। थैंक यू वेरी मच। रोस्टेड वेजिटेबल्स लवाश के साथ जेटार, स्पाइस्ड गर्बांजो बीन्स और पिकल्ड क्यूकम्बर्स, ये सारी डिशेस रेस्टोरेंट डाइनिंग के इस नए रोमांटिक एरा को रिप्रेजेंट करती हैं। एकदम सही बनी है, बहुत सारे फ्लेवर्स आ रहे हैं और इसका एक एक इंग्रेडिएंट बिल्कुल सही क्वांटिटी में डाला गया है और एग प्लांट और स्मोक और हैश का फ्लेवर आपकी जबान पे आ जाता है। ये स्वीट पोटैटो, ऑर्गेनिक व्हाइट स्वीट पोटैटोज, कबाना पेपर्स, अनियंस, विल्टेड ग्रीन्स और होममेड टमेटो चटनी। मुझे इसमें विल्टेड ग्रीन्स बहुत पसंद आए। इसे कहते हैं परफेक्ट फूड। आई जस्ट लव इट। शहरों की भीड़ भाड़ से दूर यहाँ रेगिस्तान में उन लोगों के लिए जन्नत छिपी है जो खुद की तलाश में निकले हैं। निकी और क्लेयर ने यहाँ अच्छा खाना तो लोगों तक पहुँचाया ही है, साथ ही इस कम्युनिटी पर एक बड़ा असर भी छोड़ा है। मैं शुरू में यहाँ आने को लेकर थोड़ी डरी हुई थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि रेगिस्तान में कैसे होगा, पर धीरे धीरे यहाँ के लोग हमारे फूड की मदद से हमारे करीब होते चले गए। यहाँ पर लोग बहुत खुश रहते हैं और उनको इस तरह से देखना, उनसे मिलना काफी इंस्पायरिंग है और यहाँ रेगिस्तान और इसके बीच से गुजरती सड़क हमें खुद को पहचानने में मदद करती है। You only live once, and the way I live, once is enough. फ्रैंक सिनाट्रा। पाम स्प्रिंग से 64 किलोमीटर उत्तर में बसा है लैंडर्स। यहाँ 1950 के यूएफओ कल्चर से इंस्पायर्ड व्हाइट डोम्ड इंटीग्रेशन बना हुआ है। अपनी जिंदगी में क्लैरिटी और एनलाइटमेंट की तलाश कर रहे लोगों के लिए ये एकदम सही जगह है। मैं भी अपनी बॉडी को रीजुवेनेट करने के लिए टाइम ट्रैवल एक्सपीरियंस करने जा रहा हूँ जो एलियन से इंस्पायर्ड है। हम आपको इस इंटीग्रेशन में ले जाकर साउंड बात देंगे। ये बहुत अमेजिंग है। सुनने में अच्छा लग रहा है। 1950 में यूफोलॉजिस्ट जॉर्ज वैन टेसल ने दावा किया कि स्पेसमैन ने उनको सेल रीजोबिनेशन और टाइम ट्रैवल के लिए साउंड चेंबर बनाने के इंस्ट्रक्शंस दिए थे। क्रिस्टीन और जैसी ने ये प्रॉपर्टी 2000 में क्रिस्टीन की मॉम और आंट से खरीद ली थी और आज वो इसे चला रहे हैं। आजकल की जिंदगी में बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं, बहुत स्ट्रेस में रहते हैं और आपको पता ही है आज की भाग दौड़ भरी लाइफ और तेज रफ्तार दुनिया में अगर आपको रहना है तो आपको कल के लिए बहुत सोच कर चलना पड़ता है। यहाँ साउंड बात लेने से ज्यादा अच्छा कुछ नहीं हो सकता। फिर तो मैं कहूँगा कि मुझे इसकी जरूरत सबसे ज्यादा है। मैं बहुत स्ट्रेस में हूँ। इंटीग्रेट्रॉन 2 लेवल्स में बना हुआ है। नीचे जॉर्ज वैन टेसल की एक्सपेरिमेंटल बिना टेस्ट की हुई टाइम मशीन और रीजोबिनेशन चेंबर है और ऊपर बना है साउंड चेंबर जहाँ जाने से पहले यहाँ नीचे अपने जूते उतारने पड़ते हैं। बहुत ही खूबसूरत है, बिल्कुल पियानो स्ट्रिंग जैसी लग रही है। क्या है ये कॉपर वायर है और ये सिर्फ ये दिखाने के लिए है कि इंटीग्रेशन की ओरिजिनल मशीन कैसी बनाई जानी थी। आपको यहाँ पोलर पॉइंट्स के इर्द गिर्द घूमना होता है। एक पॉइंट क्लेंजिंग के लिए है और दूसरा सेल रिजुविनेशन के लिए, मतलब ये आपके सेल्स को समय में फ्रीज कर देता है। साउंड चेंबर को सबसे अनोखा बनाती है उसकी बनावट। ये पूरी तरह लकड़ी से बना है, ना कोई मेटल, न कील और न स्क्रूज। इसी वजह से यहाँ बिना किसी रुकावट जोरदार आवाज होती है। साउंड स्पेस में अलग अलग तरह से ट्रैवल करती है। ये ऊपर नीचे जाती है, पर इसके अलावा ये पूरे कमरे में भी घूमती है और यहाँ रोटेट होती रहती है।
और जब हम इस कमरे के एकदम बीचों बीच खड़े होते हैं तो कुछ बहुत ही शानदार होता है। ऐसा लग रहा है जैसे 20 माइक्रोफोन्स बड़े से मेटल कोन में मेरी आवाज एम्पलीफायर करके ऊपर भेज रहे हैं और मैं बोल भी नहीं पा रहा, बहुत तेज आवाज है। मेरे क्रू को लगा जैसे मैं पागल हो गया हूं, लेकिन उन्हें वो सुनाई नहीं दे रहा जो मैं सुन पा रहा था। ऐसा लग रहा है इस वक्त ये यूनिवर्स का एक फोकल पॉइंट है। आई जस्ट कांट बिलीव दिस। आपकी आवाज से लग रहा है आप मेरे पास खड़े। आपको भी ऐसा लग रहा है जैसे मैं पास खड़ा हूं? जैसे आप मेरे कान में बोल रहे हो, पर हमारे बीच में खड़े किसी इंसान को एम्पलीफिकेशन सुनाई नहीं देगी। ऐसा कैसे हो सकता है? चेंबर में बनने वाले यूनिक इफेक्ट की मदद से साउंड बाथ लिया जा सकता है। यहाँ आने वाले लोग 1 घंटे के लिए मैट्स पर लेट जाते हैं और क्रिस्टल बोल्स पर रबड़ लगी लकड़ियों से आवाज की जाती है। यहाँ होने वाली इस आवाज के नोट्स आपके शरीर के एनर्जी सेंटर्स के हिसाब से होते हैं। इस चेंबर में रिलैक्स करने वाली दूसरी दुनिया की आवाज गूंज जाती है। आप सिर्फ उसे सुन नहीं रहे होते बल्कि उसमें खो रहे होते हैं। कैसा लग रहा है? दिस इज क्रेजी। ट्रस्ट मी, मैंने इतने टाइम के बाद खुद को इतना रिलैक्स फील किया है। खुशी हुई कि आपको अच्छा लगा। आई लव्ड इट। मैं तो यहाँ से जाना ही नहीं चाहता। ऐसी जगह रुकने का मन पहले कभी नहीं किया जहाँ सिर्फ पानी मिलता हो। अच्छा। हाईवे 247 पर आगे बढ़ते हुए मोहावे डेजर्ट से लगा एक ऐसा हिस्सा है जो ट्रैवलर्स अनदेखा करके गुजर जाते हैं। आप जब रेगिस्तान के इस तरफ आ जाते हैं तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा एक बहुत ही शानदार कैफे 247। उठते हुए धुएं और कोयले की बढ़िया खुशबू से ही समझ में आ जाता है कि यहाँ मीट बारबेक्यू किया जा रहा है। हाय, मैं यहाँ से गुजर रहा था, इतनी अच्छी खुशबू आई कि मुझे यहाँ रुकना ही पड़ा। मैं खुद को रोक नहीं पाया। मुझे रिब्स की हाफ फ्राइक दे दीजिए। और आई कैन सी आपके पास कुछ अच्छे शेक्स भी हैं। और मुझे बनाना शेक दे दीजिए। डीप फ्राइड मीट के अलावा, क्योंकि आप कैलिफोर्निया में, तो आपको क्यूकम्बर वाटर भी मिलेगा। एंड ट्रस्ट मी, यहाँ का फ्राइड फूड बहुत ही जबरदस्त है। आज का दिन बारबेक्यू के नाम। इस रोड की सबसे इंटरेस्टिंग बात है ये कैलिफोर्निया बारबेक्यू। आई मीन जस्ट लुक एट दिस, रिब्स, बीन्स, कॉर्न ऑन द कॉबलेट, और बारबेक्यू करता ये बंदा जो अपने काम में पूरी तरह से माहिर। और आपको क्या चाहिए? अनबिलीवेबल। कैफे 247 लुसेर्ने वैली में है और इसे देखकर लगता है कि आप किसी दूसरी दुनिया में आ गए हैं। इस जगह के चारों कोनों को देखिए। यहाँ एक खाली मैदान है जहाँ आरवी पार्क है। दूसरे कोने में मास्टर हेयर एंड फीड स्टोर है और यहाँ पर क्लोथ्स एंड थिंग्स जैसा भी कुछ है। वहाँ पर लगता है ये बंद है, ज्यादा कुछ मिलता नहीं है यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर आने वाले लोगों की गिनती शायद आपको हैरान कर दे। यहाँ से काफी सड़कें गुजर रही हैं, इसीलिए रेगिस्तान में भूख से परेशान सब लोग इधर ही आ रहे हैं। लोगों की व्हीकल्स की गिनती बढ़ती जा रही है। आई मीन ऐसी शानदार जगह पर कौन नहीं आना चाहे। फूड का परफेक्शन देखिए। उससे अच्छा और क्या होगा। इसका टेक्सचर, अरोमा और फ्लेवर बहुत ही बेहतरीन। आई जस्ट लव दिस फूड। अचानक रास्ते में पड़ जाने वाली ऐसी जगह ही असल में आपकी रोड ट्रिप को यादगार बनाती है। खुला आसमान और इस तरह का बेहतरीन खाना, और क्या चाहिए लाइफ में। हाईवे 247 पर 40 मिनट तक आगे बढ़ने के बाद हम आ पहुंचे हैं बास्टो। रेगिस्तान में बना ये शहर सोने और चांदी के खदानों के लिए जाना जाता है। सफर से थक कर अब मैं पाई और कॉफी का मजा लेने जा रहा हूँ। हेलो, वेलकम टू पेगी सूज। रेगिस्तान के शांत सफर के बाद पेगी सूज में मची हलचल देखने लायक है। आज आपका दिन अच्छी किस्मत लेकर आया है। आने वाले समय में आप रिलैक्स करेंगे। जाइए, मजे कीजिए। थैंक्स एल्विस। यहाँ ताजे बने पाइस का कलेक्शन उतना ही बड़ा है जितना यहाँ की दीवारों पर टंगी यादें और हॉलीवुड का ये सामान। हमारे यहाँ पर ब्लूबेरी है, स्ट्रॉबेरी रुबाब, एप्पल, पीकॉन और चेरी भी। स्ट्रॉबेरी रुबाब, ये तो मेरा भी फेवरेट है। इफ यू डोंट माइंड, क्या मैं पेगी सू से मुलाकात कर सकता हूँ? मैंने सुना अभी किसी ने मेरा नाम लिया है। पेगी सूज डाइनर में पेगी सू कैसे नहीं होगी? आपको क्या लगता है कि हम आपको बेवकूफ बना रहे हैं? हॉलीवुड एक्ट्रेस रह चुकी पेगी सू की पर्सनालिटी काफी शानदार है। ये 1987 से अपने हस्बैंड के साथ ये रेस्टोरेंट चला रही है। मेरे हस्बैंड चैम्प और मैं नॉर्थसबेरी फार्म के बर्ड केज थिएटर के स्टेज पर मिले थे और 1965 में हम अपने बच्चों को शहर से बाहर ले जाना चाहते थे और हमें ये जगह मिली जो काफी दिनों से बंद पड़ी थी। जब हमने इसे खोला तो लगा पुराना समय लौट आया। इन्होंने यहाँ पर अपनी कई ऐसी चीजें सजा रखी हैं जिससे अपनेपन का एहसास हो सके। ये एक पुरानी फोटो है, मैं पिक्चर्स लगा रही हूँ। मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि अगर किसी ने इन पिक्चर्स की बुराई की तो मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। पेगी सू को अपना मेन रोल मिल गया। इस सपने को जीने में उनका साथ देती हैं उनकी ग्रैंडमदर्स की खास रेसिपीज। पाई बहुत ही अच्छी है, इसकी फिलिंग मजेदार है और मैं पाइस को हमेशा क्रस्ट के बेसिस पर ही जज करता हूँ। ओके। ये बहुत ही बटरी,
फ्लेकी और शानदार है। यहाँ दीवारों पर लगी चीजों के अलावा यहाँ का खाना भी जबरदस्त है। ये मेरी जिंदगी है। इट्स अनबिलीवेबल। शो बिजनेस से अच्छा और क्या हो सकता है फूड बिजनेस के अलावा। और जब फूड और शो बिजनेस मिल जाए तो उससे बेहतर क्या हो सकता है। हो ही नहीं सकता। इस सुनसान रेगिस्तान में रहने के लिए आपको काफी सैक्रिफाइसेस करने पड़ते हैं। यहाँ जिस भी चीज के साथ बाइबल अटैच हो, समझ जाइए वो बहुत स्पाइसी है। We were somewhere around Bastow, on the edge of the desert. Hunter S. Thompson, Fear and Loathing in Las Vegas. जैसे जैसे आप लास वेगस के नजदीक आते हैं, चीजें अजीब होने लग जाती हैं। कभी कभार हकीकत फैंटेसी से ज्यादा अजीब होती है। यूफोलॉजिस्ट्स और एलियंस पर यकीन रखने वाले लोगों के लिए फेमस रिस्ट्रिक्टेड एरिया 51 के पास कुछ बहुत जबरदस्त है, जिसके शायद वो सपने देखा करते हैं। ये दुनिया का सुनसान हिस्सा और यहाँ के लोगों का एलियन से जुड़ी सब चीजों से प्यार, जैसे रोड फूड और मीट जर्की, जिसे मिलाकर बनता है एलियन जर्की। बास्टो से 1 घंटे की दूरी पर बेकर कैलिफोर्निया में पड़ता है एलियन फ्रेश जर्की नाम का एक स्टोर। यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं जो ना मिलता हो। आपके पास जर्की के अलावा भी बहुत कुछ है। यहाँ एलियन से जुड़ी हर चीज, स्नैक्स और उसके अलावा हॉट सॉस का बहुत बड़ा कलेक्शन है। और ये जगह जर्की लवर्स के लिए किसी जन्नत से कम नहीं है। I just can't believe this. यहाँ की जबरदस्त जर्की कलेक्शन को देखिए। ये है ट्री टिप से बनी प्रीमियम जर्की, स्वीट एंड स्पाइसी जर्की भी है यहाँ, पाइनएप्पल, टेरियाकी, एब्डक्टेड, श्रीरांचा। अब एक बात बताइए, ये वीट किलर ज्यादा स्पाइसी है या कोलन क्लीनर? कोलन क्लीनर। आपको शायद लगेगा कि मैं मजाक कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ के ओनर से पूछ लीजिए। यहाँ की सबसे पॉपुलर है इनविजिबल जर्की, और ये सिर्फ एक प्लास्टिक बैग है। इन सारी अजीबोगरीब जर्कीज के पीछे अमेरिका आए एक इमिग्रेंट की कामयाबी की कहानी है। जिस शख्स ने इस जगह की शुरुआत की थी, उसने सबसे पहले एरिया 51 के बाहर जर्की और स्टफ्ड ऑलिव्स बेचने के लिए कार्ड टेबल लगाई हुई थी। और सड़क के किनारे से देखने पर यह जगह थोड़ी अजीब लगती है, लेकिन अगर आप जर्की और हॉट सॉस के दीवाने हैं तो अंदर आने के बाद आपको मजा आ जाएगा। एलियन सच में एग्जिस्ट करते हैं? हाँ। ये इस बात को मानती है? कैलिफोर्निया के आखिरी 80 किलोमीटर में दूर दूर तक सुनसान रेगिस्तान के अलावा और कुछ नहीं है। अब तो नेवाडा स्टेट लाइन और छोटे से शहर प्रिम में ही आपको लोग नजर आएंगे। अगर आप गैम्बल करना चाहते हैं और 1 घंटे की दूरी पर बसे वेगस पहुंचने का इंतजार नहीं कर पा रहे हैं, तो अपनी किस्मत यहाँ प्रिम में भी आजमा सकते हैं। और अब मैं जा रहा हूँ वेगस की जगमगाहट और चकाचौंध वाली दुनिया में। लेकिन सच यही है कि शायद इंटेग्रेशन में मुझे जरूरत लायक शांति नहीं मिली। जैसा कि मैं कहता हूँ, रेगिस्तान आजादी को रिप्रेजेंट करता है और आजादी का मतलब है कम रूल्स। अगर अपनी पूरी दौलत वेगस में दांव पर लगाने के बाद भी आपके रोंगटे खड़े नहीं होते तो यहाँ जरूर हो जाएंगे। मैं आ पहुंचा हूँ प्रो गन क्लब में। अच्छा, मुझे ये बताइए कि यहाँ सबसे ज्यादा कौन आता है? वो लोग जिन्हें थ्रिल की तलाश है और जो बड़े बड़े हथियार चलाना चाहते हैं, या वो लोग जो अपना पैसा खत्म होने के बाद काफी परेशान होते हैं? लोगों के थ्रिल के लिए। ओके, थ्रिल के। जी हाँ, जिनके पास पैसे नहीं होते वो यहाँ पर नहीं आते। रेंज सेफ्टी ऑफिसर JB पेरियर ने यहाँ कुछ बहुत ही शानदार और जबरदस्त मिलिट्री वेपन्स लगा रखे हैं। पहले छोटे वेपन से शुरू करेंगे और फिर बड़े वाले यूज करेंगे। तो सबसे पहले आप ये चलाइए M249 100। M249 स्क्वाड ऑटोमेटिक गन 1989 से ही पनामा के बाद से US की हर जंग का हिस्सा रही है। पहले आप निशाना लगाइए और जब रेडी हो तो ट्रिगर दबाइए। लेकिन M240 ब्रावो 7.62 कैलिबर मशीन गन उससे भी ज्यादा दमदार है। अपने कंधे को इसके थोड़ा और पास ले जाइए। वाह, बहुत अच्छे, अच्छा निशाना लगा। अगर आपको खतरों से खेलने का शौक है तो आपके लिए यहाँ मार्ड्यूस 50 कैलिबर मशीन गन है। ये वर्ल्ड वॉर 2 से यहाँ है। ये सबसे अच्छी मशीन गन्स में से एक है। मैं इस धुआंधार मशीन गन के साथ बहुत ज्यादा मजे कर चुका हूँ। प्रो गन क्लब ने ये हमवी मेरे स्कॉट्सडेल गन क्लब के दोस्तों से ही खरीदी थी। हमवी में पहाड़ों की चढ़ाई करके हमने बहुत मजे किए हैं। मार्ड्यूस से फायर करने में काफी ताकत लगती है। ओके, अब हम इसे डबल चार्ज करने जा रहे हैं। ओके, और आप इसे जरा जोर से खींचिएगा जब भी आप रेडी हो। ओके, I'll try। $1150 राउंड प्रति मिनट वाली मार्ड्यूस चलाना सबके बस की बात नहीं है। अब हम कुछ फैंटास्टिक, आई एम नॉट किडिंग, बहुत ही अच्छी फीलिंग आ रही है। एंड ट्रस्ट मी, इसको चलाने के बाद मुझे अपने पुराने दिन याद आ गए। इनफैक्ट ये आज भी यूज हो रही है, इसकी कोई वजह है? अब चलो
कुछ बड़ा धमाका करते हैं। मुझे कई तरह के वेपन्स इस्तेमाल करने आते हैं। स्नाइपर राइफल्स और एक्सप्लोजिव्स आपके सामने हो और कोई बड़ा धमाका ना हो, ये कैसे हो सकता है? ऑलराइट, रेडी? रेडी। बोल्डर नेवाडा में प्रो गन क्लब एक ऐसा बेहतरीन एक्सपीरियंस देता है जो सिर्फ दूर दूर तक खुले रेगिस्तान में ही मिल सकता है। हम यहाँ धमाके में टैक्सी उड़ाने वाले हैं, लेकिन खाली पेट मुझसे कुछ नहीं होता, फायर भी नहीं। चल मैं, आपको स्वीट एंड स्पाइसी पसंद है या फिर कॉलन क्लीनर ट्राई करेंगे? कॉलन क्लीनर हमारी पसंद मिलती है। जबरदस्त फ्लेवर है। जबरदस्त फ्लेवर। एलियन जर्की, ऑलिव। मैं ऑलिव ट्राई करूंगा। बहुत अच्छा है, फेटा स्टफ्ड है इसमें। और ये कॉलन क्लीनर बहुत धमाकेदार है। ये गन कुछ खास धमाका नहीं करती, इसलिए हमने वहाँ टैक्सी के बगल में एक्सप्लोजिव्स रख दिए हैं। जी हाँ, ये 22 किलो बाइनरी एक्सप्लोजिव हैं। मुझे लगता है पहले 5 शॉट्स में निशाना लग जाना चाहिए। पहले में ही जाएगा। मुझे यकीन है कि पहला निशाना ही लग जाएगा। चलो शुरू करते हैं। आप तैयार हैं? क्या लगा? क्या? हाँ, आपका निशाना सही लगा। टैक्सी का हुड ऊपर हवा में उछल गया और धूल छटने के बाद ही समझ में आया कि कितना नुकसान हुआ है। माय गॉड, मैंने तो टैक्सी पलट दी। यू नो, आई एम फ्रॉम न्यूयॉर्क और मैं कहीं ना कहीं हमेशा ऐसा कुछ करना चाहता था। कहना पड़ेगा, आज तो सचमुच मजा आ गया। थैंक यू सो मच। रेगिस्तान से होता हुआ ये रोड ट्रिप आजादी और खुद को जानने के लिए था। मैंने ज्यादातर समय कार में बिताया और मेरे दिमाग में चल रही उथल पुथल को रेगिस्तान ने शांत कर दिया है। आप चाहे योगा कर लें, मेडिटेशन कर लें या शांति के लिए यहाँ चले आए, यहाँ हथियारों से खेलकर आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। अब मैं पूरी तरह से रिलैक्स हो चुका हूँ। यहाँ से आधे घंटे की दूरी पर है दुनिया के शोर शराबे से दूर खुद को जानने के लिए बना बैस्टियन। यहाँ आपकी हर इच्छा जोर पकड़ लेती है। लास वेगस नेवाडा अमेरिकन कल्चर के हर पहलू को बहुत ही बेहतरीन ढंग से दिखाता है। आपको यहाँ जो चाहिए मिलेगा, सबके लिए सब कुछ। हर साल इस शहर में करीब 4 करोड़ लोग किसी कारण से ही आते होंगे। गैम्बलिंग, रेस्टोरेंट्स, शॉपिंग, एंटरटेनमेंट, वेगस में ऐसा कुछ नहीं है जो आपको ना मिले। अगर लास वेगस भी आपको खुश ना कर पाया तो प्रॉब्लम आप में है। वेगस में आपको दुनिया के सबसे बड़े सितारे और उनकी जबरदस्त परफॉर्मेंसेज एक जगह देखने को मिल सकती हैं। यहाँ कब कौन हिट और फ्लॉप हो जाए कह नहीं सकते, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इस शहर की पहचान बन चुके हैं। मैं कई सालों से आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। मैं 1 घंटे बाद फिर से पूछूंगा, पहले मेरी परफॉर्मेंस देख लीजिए। स्कॉट कैरेट टॉप थॉमसन इस देश के सबसे जाने माने कमेडियंस में से एक हैं, जो अपने गोल्डन और कर्ली बालों से पहचाने जाते हैं। आपको यहाँ वेगस में रहते हुए कितने साल हो गए? कितने साल? ये आपने बहुत ही मुश्किल सवाल पूछ लिया। पहले 1 साल में बैले में था, फिर 10 साल MGM और 11 साल से यहाँ हूँ। मतलब 22 साल। हाँ, और इतना लंबा समय। बहुत बड़ी बात है कि मैं अच्छा दिखता हूँ। ऑफ कोर्स, आप अच्छे लगते हैं ना। आपके बाल कितने खूबसूरत हैं। और मैं स्कॉट ने 1980 में छोटे क्लब्स में परफॉर्म करना शुरू किया था। उस समय इनके पास सिर्फ स्ट्रोब लाइट, एक स्मोक मशीन और 2 बक्से भरकर प्रॉप्स थे। आप अपने प्रॉप्स? हाँ, मैं खुद बनाता हूँ। मैं आपको अपना प्रॉप दिखाता हूँ जो आज रात इस्तेमाल करने वाला हूँ। ये मस्त है। मैं इसी तरह के प्रॉप्स बनाता हूँ। अभी न्यूयॉर्क में तूफान आया था, इसलिए मैंने सोचा कि आपके पास ऐसा बूट होना चाहिए जिसमें सॉल्ट शेकर हो, ताकि आपको बर्फ को पिघलाना ना पड़े। क्यों है ना, इससे काफी वक्त बच जाएगा। स्कॉट यहाँ रॉक कॉन्सर्ट और स्टैंड अप कॉमेडी दोनों करते हैं। ये दुनिया कितनी अजीब है। यहाँ सुबह क्यों नहीं सोच सकते? किसको दिक्कत है? ऊपर से ये होटल पूरी तरह से बंद होने वाले पर्दे तक नहीं डाल सकते। इसमें कौन सी बड़ी बात है? इंसानों ने पिरामिड तक बना दिए, पर्दे में क्या प्रॉब्लम है? और इस परफॉर्मेंस में उनका साथ देते हैं उनके ढेर सारे प्रॉप्स। मोटे बच्चों के लिए हैलोवीन बैग कैसा रहेगा? इसे चलाकर घूमो और टॉफी मांगो। क्यों है ना, मुझे लड़कियों से बात करना अच्छा लगता है, लेकिन मेरे बाल देखकर सब कंफ्यूज हो जाते हैं, पता नहीं क्यों। इसलिए मैंने ये बनाया ताकि लड़कियां मेरे बाल ना देखे। और ये शाम यहीं खत्म नहीं होती। क्या हंसाया आपने सबको आज। थैंक यू बड़ी। मुझे बहुत अच्छी लगी आपकी परफॉर्मेंस। आपने सबको खुश कर दिया, पूरा माहौल खुशनुमा हो गया था। और ये काम आसान नहीं होता। इस तरह स्टेज पर जाना और मस्ती करना मुझे अच्छा लगता है। मुझे हमेशा कुछ नया करना पड़ता है। ऐसा मजाक नहीं कर सकता कि लोगों को बुरा लगे और वो चले जाएं। लास वेगस की सबसे अच्छी बात यही है कि आप यहाँ पर जो करना चाहते हैं कर सकते हैं। बिल्कुल सही कहा। इस मामले में मेरी किस्मत अच्छी है। फूड के मामले में भी ये शहर बहुत फेमस है। वैसे 21 सालों में आपको क्या पसंद आया? यहाँ कितने सारे रेस्टोरेंट्स हैं, बहुत अच्छे अच्छे शेफ्स हैं। सेलिब्रिटी शेफ रेस्टोरेंट्स ने वेगस को देश की सबसे बेहतरीन फूड सिटीज में लाकर खड़ा कर दिया है। और यहाँ का मेरा सबसे पसंदीदा रेस्टोरेंट है राकू, और मैं अब वहीं जा रहा हूँ। ये जगह बहुत अच्छी है, जापानीज इज़ाकाया जैसी है। और यहाँ पर आप स्मॉल सर्विंग्स और ढेर सारी ड्रिंक्स भी ले सकते हैं। देर रात को सारे शेफ्स इकट्ठे होते हैं।
अब चलकर कुछ खा लिया जाए, क्यों? I'm starving. अबुराया राकू 2008 में खुला था, जब जापानीज इज़ाकाया और खाना बनाने का रुबाटा स्टाइल अमेरिका में आना शुरू हुआ था। इस रेस्टोरेंट को जेम्स बियर नॉमिनेट कर चुके हैं। यहाँ एक से बढ़कर एक शेफ्स और खाने को पहचानने वाले लोग आते हैं। यहाँ की कुछ स्पेशलिटीज हैं: जापान से लाई गई ताजी ग्रिल्ड फिश, जबरदस्त याकाटोरी और कोबे मीट। टोफू ऑर्डर करें? सच में? ओह यार, ट्रस्ट मी, ये दुनिया का बेस्ट टोफू बनाते हैं। मैं अपने लिए पिज्जा ऑर्डर करूंगा। यहाँ का टोफू किसी को भी अपना दीवाना बना सकता है, स्कॉट को भी। ये नियो याजी है, जिसका मतलब होता है पुराने स्टाइल में बना। ये पिकल्ड मस्टर्ड ग्रीन्स, चाइव्स और स्मोकी गार्लिक चिली सॉस के साथ सर्व किया गया टोफू होता है। मैंने कभी सोचा नहीं था मैं ये कहूंगा, लेकिन ये बहुत अच्छा है। ये बहुत क्रीमी है, उसमें गोट चीज का सॉफ्ट टेक्सचर और सोयाबीन का नटी स्वीट फ्लेवर आ रहा है, जो बहुत ही अच्छा लग रहा है। एक बढ़िया रेस्टोरेंट में आपके साथ है स्कॉट और दूसरी तरफ लाजवाब खाना। और क्या चाहिए? क्या कहूँ? ट्राई तो कीजिए, इसकी खुशबू बहुत अच्छी लग रही है। Everyone has a gift of laughter inside of them. All of the world is a prop. Carrot Top. वेगस में खुला अब तक का सबसे इंटरेस्टिंग रेस्टोरेंट ग्लैमर और सितारों से सजी वेगस स्ट्रिप से काफी दूर है। ये चाइना टाउन स्ट्रिप मॉल के एक कोने में सबकी नजरों से बचकर बनाया गया है। ट्रस्ट में, ये मेरे टॉप 10 फेवरेट रेस्टोरेंट्स में से एक है। और मैं मेरे घर के इतना पूरे पास है। अमेरिका की बात कर रहा हूँ। आरियाबू राकू में खाने का पोर्शन छोटा और सस्ता रखा जाता है और यहाँ काम कर रहे शेफ को हर डिश को शानदार बनाने के लिए जरूरी तकनीक अच्छे से आती है। कमाल की बात है, यहाँ रेस्टोरेंट में सिर्फ 20 सीटें हैं, फिर भी यहाँ 7 से 8 शेफ काम कर रहे हैं। इससे पता चलता है ये फूड कितना फेमस है। ये लोग सिर्फ कुक्स नहीं हैं, ये आर्टिस्ट्स हैं जिन्हें हर डिश परफेक्ट चाहिए। ये टूना और जैक फिश सशीमी है, जिसे पिकल क्रिसेंथेमम, सीवीड नूडल और दूसरे जबरदस्त गार्निशेस के साथ सर्व किया जाता है। ये बहुत टेस्टी डिश है। डिश अच्छी लग रही है। ओह, इट्स इनक्रेडिबल। ओह मैन, क्या जबरदस्त। ये टूना तो कमाल की है। राकू की ज्यादातर फिश और सी फूड आइटम्स जापान से जिंदा इंपोर्ट किए जाते हैं। इससे ताजा और क्या होगा। इसके अलावा सब कुछ यहीं राकू में ही बनाया जाता है। ये सोया सॉस यहीं बनती है ना? हाँ, यहीं बनती है और बहुत अच्छी है। एकदम बटर के जैसी है, नमकीन भी नहीं है और इसको एज किया गया है। यहाँ सब वाकई बहुत अच्छा है। मैं डर रहा था कि मैं यहाँ डिनर कर पाऊंगा या नहीं। नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, और ये सच में अच्छा है। राकू में मिलने वाली ज्यादातर डिशेस को तो यहाँ अमेरिका में ज्यादा लोग जानते भी नहीं होंगे। यहाँ का मेन्यू काफी अनोखा है। ओह माय गॉड, ये कुछ मजेदार लग रहा है। जैसे यहाँ का कोल्ड एपेटाइजर माउंटेन यैम, जिसमें डलते हैं माकू मशरूम्स, सैमन रो, सी अर्चिन और ओकरा, जिसको सजाते हैं चिल्ड पोच्ड एग से। कुछ अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा, तब मजा आएगा। ओके, ठीक है। शेफ चाहते हैं कि इस डिश में हम चिपचिपे टेक्सचर के साथ इसके सबलाइम फ्लेवर को भी एंजॉय कर सकें। उसने कहा सब मिक्स करो। ये स्वीट, अर्दी और सॉल्टी है, लेकिन अपना सी अर्चिन ब्लेंड मत कीजिएगा, वो इसका सबसे बेस्ट पार्ट है। और मैं आपको बता दूं, इस डिश का टेक्सचर सबके लिए नहीं है। अच्छा, you know what I mean? ये तो थोड़ा मुश्किल होने वाला है। कोई खाएगा? कोई भी नहीं? पता नहीं इसे कैसे खाऊंगा। थोड़ा सा अजीब है, लेकिन मुझे बहुत पसंद है। रेस्टोरेंट की बनावट भले ही खास ना हो, लेकिन यहाँ के फ्लेवर्स जबरदस्त हैं। टेम्प्योरा फ्राइड आइस फिश के साथ ग्रीन टी सॉल्ट इसे बहुत क्रंची और स्वीट बनाता है। फ्राइज बढ़िया है ना? चिल्ड कोबे मीट, लिवर सशीमी और उसके ऊपर से डला थोड़ा सा गार्लिक और सेसमे ऑयल मेरा फेवरेट है। इसे भी खाना है? Come on, it's just food. चलिए कोशिश करके देखता हूँ। आपके साथ सिर्फ मजाक कर रहा था। खाना है। अरे पहले खा कर देखिए, इसकी चिल्ड स्वीटनेस बहुत मजेदार है। ये लीजिए। ओके। कोई बात नहीं। देखिए यहाँ की सर्विस कितनी अच्छी है। उन्हें बोलने से पहले ही पता चल गया कि आपने चॉपस्टिक्स तोड़ दी हैं। और देखिए वो नई वाली ले भी आई है। You are the best. पर ये अच्छा था। मैं हमेशा एक ही चीज बोलता हूँ, इसका टेस्ट निकल्स और रिवर रॉक्स के जैसा होता है। जैसे कि हो क्या गया है? तबीयत तो ठीक है ना? नहीं मतलब कम ऑन, ये कितना अच्छा है। कैसा निकल्स और क्या कहा आपने? और कैसा है? हाँ, रिवर रॉक्स। और इसमें ब्लडी मीट का भी बहुत फ्लेवर है। खास नहीं लगा, मैं सच कह रहा हूँ, मुझे ये खास नहीं लगा। यहाँ रोबाटा आइटम्स के लिए ही सबसे ज्यादा भीड़ जुटती है। रोबाटा गर्म चारकोल पर धीरे धीरे मीट ग्रिल करने का सदियों पुराना जापानीज तरीका है। हालांकि ये तरीका ग्रिलिंग के दूसरे तरीकों से इसलिए अलग है क्योंकि यहाँ बिंचोटान चारकोल इस्तेमाल किया जाता है। आपको पता है ये 550 डिग्री सेल्सियस पर बनता है और इसमें धुआं नहीं उठता। अच्छा, ये बिना धुएं के जलता है और रोबाटा के ये इतने जबरदस्त आइटम्स ग्रिल करता है जिसके लिए जापानीज ग्रिल इस्तेमाल होती है और ये बिना मीट जलाए उसे शानदार फ्लेवर देता है।
सबसे पहले ग्रिल होकर आ रहे हैं क्रैब लेग्स। इसके चार्ड शेल ने मीट को एक स्मोकीनेस दे दी है। आपको दुनिया में कहीं और इतना फ्रेश क्रैब बेस्ट चारकोल पर ग्रिल किया हुआ नहीं मिल सकता। इसका टेस्ट तो कितना अच्छा है। आपने इसे पहले ऑर्डर क्यों नहीं किया? यहाँ का ग्रिल्ड पोर्क चीक जापानीज ब्रीड के पिग कोराबोटा से मिलता है और उसको दूसरे कोराबोटा आइटम्स के साथ ही सर्व किया जाता है। ये मैं खा सकता हूँ, ये बहुत अच्छा है। Oh, it's very tasty. ये अच्छा है। सच में। ये कान है ना? या इस पिग के हर पार्ट को यूज किया जाता है, कोई भी हिस्सा वेस्ट नहीं होता। कैसा है? बहुत बढ़िया। इसके कार्टिलेज पर फैट और वैक्सी हेरी पिग स्किन जमा। पता नहीं लोगों को ये पसंद क्यों नहीं आता है। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। पता नहीं लोग क्यों नहीं खाते। जब मैं तुम्हारे शोज देखता हूँ तो हमेशा सोचता हूँ कि ये इंसान पागल हो गया है क्या, और आज मैं तुम्हारे साथ बैठकर ये सब खा रहा हूँ तो मुझे काफी कुछ सीखने को मिल रहा है। मुझे अच्छा लग रहा है। सिर्फ खुद पर यकीन करके ऐसे अनजान इलाके में आ जाना और यहाँ रेगिस्तान में अपनी एक नई दास्तान लिखना, यही यहाँ की खासियत है। लोग इसकी ओर खींचे चले आते हैं, जैसे कि मैं। आजादी, पुरानी जिंदगी से भागना और अपनी किस्मत खुद लिखना, यही यहाँ आने वाले लोगों का जज्बा होता है। भले ही सफर के आखिर में आप कैसे भी बनकर उभरे, ये सफर ही आपको बहुत कुछ नया सिखाने के लिए काफी है। तो याद रखिए, जब भी कभी आप पाम स्प्रिंग से लास वेगस का सफर कर रहे हो और कुछ अच्छा दिखे, खाइएगा जरूर।